हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की क्लास में आपका स्वागत है। हम अपनी क्लासेस आज से फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। काफ़ी दिन बाद ये क्लास अपलोड हो रही है, ठीक है। मगर क्या है ना कि देर आए दुरुस्त आए, बट आ गए, ठीक है। इतना ध्यान रखिए। तो आज की जो क्लास रहेगी NIUS जियोग्राफी का 10th चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। ये पार्ट सेकंड रहने वाला है, ठीक है। इस क्लास में हम पढ़ेंगे हीट बजट और ग्लोबल वार्मिंग। जस्ट अ सेकंड, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। हीट बजट और ग्लोबल वार्मिंग को काफ़ी डिटेल में आज हम पढ़ने वाले हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें जानने के लिए मिलेंगी। तो टकटकी लगाकर सिर्फ क्लास पर फोकस कीजिएगा। आई एम श्योर, आई एम गिविंग यू गारंटी कि इसके अलावा और कुछ नहीं आने का। अगर आपने सारी क्लासेस कर ली है ना, एकदम फोकस देखकर सारी क्लासेस आपने एकदम अच्छे से कर ली हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ आपके जो मार्क्स है ना, मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही आएंगे, ठीक है। और मैप की क्लासेस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, तो आप उन्हें जाकर देखिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आपके मैप के पूछे जाते हैं ना, वो सारी चीज़ें मैंने इंडिया के तो कवर करा दी हैं। अब बारी है वर्ल्ड मैप की, तो वो भी सारी चीज़ें मैं साथ के साथ करा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में, और मैं हूँ आपका दोस्त अरुण। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में सबके साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है, ठीक है। इस चैनल पर आपको एवरीथिंग यू विल बी प्रोवाइडेड विद every kind of information which is really needed for your एग्जाम, ठीक है। तो आपका जो एग्जाम है NIUS बोर्ड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन हियर एट दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, और ये जो वीडियोज़ हैं काफ़ी उपयोगी साबित होंगी आपकी प्रिपरेशन में, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, ठीक है। और आप मुझसे, अगर आपके पास कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी क्वेश्चन पूछना होता है, आप मुझसे सीधा कमेंट बॉक्स में पूछिए, या फिर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी और टेलीग्राम पर भी, और कहाँ पर, फेसबुक पर भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, सो दैट कि आप मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट रहें, और कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझसे डायरेक्टली पूछिए, बेझिझक पूछिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूँ। देखिए, लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने हमारे जो एटमॉस्फेयर हैं वो सारी चीज़ें देख ली थी, ठीक है। हमने इंसुलेशन पढ़ा, इंसुलेशन क्या होता है। अब हमें ये तो पता है कि अर्थ पर, ये हमारी अगर अर्थ है और यहाँ पर ये सन है, तो अर्थ पर यहाँ से रेज आती हैं, ठीक है। किस फॉर्म में आती हैं? ये शॉर्ट वेव लेंथ में आती हैं, शॉर्ट वेव लेंथ में आती है ना। तो ये जो सन है ना, ये है सोर्स ऑफ एनर्जी। अब यहाँ से ये जो वेवलेंथ निकलने, सन की रेज अर्थ की जब रिसीव करती है शॉर्ट वेव लेंथ में, तो इसी प्रक्रिया को बोला जाता है, इसी प्रोसेस को बोला जाता है इंसोलेशन, ठीक है, इंसोलेशन, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको पता है, ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, एवरीवन नोज, ठीक है, हर कोई जानता है इस चीज़ को। तो अब हम हीट बजट पढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग, आपको वो समझा देता हूँ, फिर हीट बजट पढ़ेंगे, आके हीट बजट होता क्या है, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं, काफ़ी डिटेल में, काफ़ी मज़ा आने वाला है। देखिए, ये सारी चीज़ें जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ना, अगर आपने ये सारी चीज़ें पढ़ ली यहाँ पर, आई एम श्योर कि अगर आप कभी भी कोई भी इन फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देंगे ना, तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन फंसने वाले हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन आप इजीली उनको अटेम्प्ट कर पाएंगे, अगर इसके साथ साथ आपने मैप की क्लासेस भी अटेंड कर ली है तो, ठीक है। अब यहाँ पर हम पहले पढ़ने वाले हैं ग्लोबल वार्मिंग। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? आपको तो पता ही है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये एक प्रीवेलेंट, ये यानी प्रचलित, प्रीवेलेंट एक बहुत ही मतलब प्रचलित वो है, एक इशू, बहुत बड़ा इशू है, यानी सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर अर्थ पर है ना, तो वो ग्लोबल वार्मिंग की है, जो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रही है सबसे ज़्यादा। इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है हमारी अर्थ पर, ना कि सिर्फ अर्थ पर रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लाइफ हैं, सब पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ रहा है। और इसके कारण हमने देखा कि काफ़ी सारी जो डेथ हैं वो भी होती हैं, चाहे वो एनिमल्स की हों, बर्ड्स की हों, सब की डेथ हमें देखने के लिए मिलती है, जस्ट बिकॉज ऑफ वो अपना हैबिटेशन खो देते हैं, ठीक है। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हैबिटेशन खो देना, फिर उनको चारा वगैरह नहीं मिलना, फॉडर वगैरह, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हो रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वाई कि ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, स्टडीली इंक्रीज़ हो रहा है। हमने देखा
हमने क्या देखा 1750 में क्या हुआ था, इफ़ यू हैव रेड, अगर आपने पढ़ा है तो 1750 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चालू हो गया था। कहाँ पर? ब्रिटेन में, ठीक है। अब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चालू हुआ था, हमारी जो भारत में जितने भी पैदावार करने वाले किसान हुआ करते थे, यहाँ से ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ, वहाँ पर जाकर प्रोसेस होते थे, गुड्स बनकर आते थे और हमारे यहाँ पर आकर बेचे जाते थे। हमारे द्वारा प्रोड्यूस किए गए प्राइमरी गुड्स से ले जाकर वहाँ पर लगाया और वहाँ पर मैन्युफैक्चर करे गुड्स और वहाँ से लाकर फिर हमारे यहाँ बेच दिया। तो एक तरीके से जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था ना, इसने मतलब मानकर चलो कि टेक्नोलॉजी में इतना इजाफा कर दिया, इतना बढ़ोतरी आ गई टेक्नोलॉजी में, एवरीवेयर यू कुड सी, मतलब आप नहीं, आपका कहाँ जन्म था उस समय पर, तो आप कहाँ देख सकते थे, इवन आई कुड नॉट सी, ठीक है, मगर हाँ आई कैन सी। अब जब मैं हिस्ट्री पढ़ता हूँ तो आई कैन रियली सी कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। हर जगह पर टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा था, मशीनें लग रही थी नई नई, तो वहाँ पर जो गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग थी ना, मैन्युफैक्चरिंग कह लो या प्रोडक्शन कह लो, वो मैसिव स्केल पर हो रहा था। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही थी। जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी तो पॉपुलेशंस की जो डिमांड्स थी वो भी तो बढ़ रही थी। अब उन डिमांड्स को कैटर करने के लिए क्या करा, मैसिव जो इंडस्ट्रीज थी वो लगाई गई, वहाँ पर प्रोडक्शन मैसिव यानी लार्ज स्केल में होने लगा। तो वहीं पर कहीं ना कहीं वहाँ से आज तक अगर हम देखें तो टेम्परेचर जो है अर्थ का ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो है वो काफ़ी इंक्रीज हुआ है और उसके काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट्स भी हैं, ठीक है। आज के समय में अगर आप बाहर चले जाते हो ना, देखिए अभी हम हीट बजट पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको समझ में आएगा कि चीज़ें कैसे होती हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज़्यादा उसी की वजह से हो रही है। पहले आप ग्लोबल वार्मिंग समझ लो, हीट बजट आपको इतनी आसानी से समझ में आ जाएगा, बहुत आसानी तरीके से, ठीक है। अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, सी लेवल बढ़ा। सी लेवल के बढ़ने के पीछे एक कारण था, जो ग्लेशियर्स थे यानी परमाफ्रोस्ट जिसे हम बोलते हैं, परमानेंटली जो जमे हुए रहते हैं, उनका मेल्ट होना चालू हो गया। तो ग्लोबल वार्मिंग ने कहीं ना कहीं ह्यूमन की लाइफ को हैम्पर कर दिया। हीट ही बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ना एक तरह से दूसरा फिनोमेना हो जाता है। उसको हम एज अ जो पेड़ पौधे उगाने के काम में भी ले सकते हैं, ठीक है, मगर वो पोलर एरियाज़ में जहाँ पर गर्मी कम पड़ती है, ठीक है। मगर यहाँ पर अगर हम बात करें ग्लोबल वार्मिंग की, तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसने हर एक लाइफ फॉर्म को यहाँ पर अफेक्ट करके रख रखा है। अब ये तो बात होगी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। अब देख लेते हैं सिंपली कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं ग्लोबल वार्मिंग के, ठीक है। क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो हमें कब देखने के लिए मिलती है, जब हमारी जो अर्थ है वो सबसे ज़्यादा रेडिएशन एक्सेप्ट कर लेती है और जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं उनमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वगैरह होती है। जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को कोई रोकने वाली लेयर ही नहीं होगी, सीधी हमारे धरती पर आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए तो डिज़ास्टर ही है वो एक तरीके से। डिज़ास्टर इस तरीके से हमको क्या हो सकता है, स्किन कैंसर वगैरह हो सकता है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। अब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को कौन रोकता है? ओजोन लेयर रोकती है ना। ओजोन कहाँ गई? ओजोन, ये रही, ओजोन लेयर रोकती है। अब ओजोन लेयर ये जो रोकती है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेयर है हमारी स्ट्रेटोस्फीयर में। आपकी क्वेश्चन में पिछले चैप्टर में 9वें चैप्टर में मैंने बताया था आपको कि ओजोन लेयर कहाँ पर पाई जाती है, हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, स्ट्रेटोपोज के लगभग अराउंड, ठीक है। तो वहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिलती है। अब ये एक ऐसी लेयर है जो सूर्य से आने वाली किरणों को रोक लेती है। सूर्य से आने वाली किरणों को जब ये रोक लेती है, हमारे पास हार्मफुल रेडिएशंस आती नहीं है, ठीक है। अब उससे हमारा बचाव हो जाता है। जो डिजीजेस फैल रही हैं ना, गर्मी के कारण भी फैलती हैं सबसे ज़्यादा डिजीजेस, ठीक है। अब गर्मी के कारण जो फैलती हैं तो भाई हमें प्लेग वगैरह और बहुत सारी महामारी फिर हमें देखने के लिए मिलती है, ठीक है। अब ये जो लेयर है आज के समय में ये डिप्लीट हो रही है। इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है एटमॉस्फेयर में वो बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है, अर्थ का जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज़। कौन कौन सी वो एक्टिविटीज़ हैं देखेंगे अभी, ठीक है। अब यहाँ पर इंक्रीज ऑफ द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर एंड द इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। ये डेफिनेशन है ग्लोबल वार्मिंग की, ठीक, आपकी बुक में दी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। आप इसे डायरेक्टली कॉपी
कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अगर आप रटना जानते हैं। इवन आई डोंट नो हाउ टू मगअप, ठीक है। अब यहाँ पर कॉजेज देख लेते हैं क्या है। डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिफॉरेस्टेशन? सिंपली फॉरेस्टेशन होता है, अफॉरेस्टेशन होता है पेड़ों को लगाना, डिफॉरेस्टेशन होता है काटना। अब जब से मानव विकास चालू हुआ है ना, धीरे धीरे हमने क्या करा है, हर एक पेड़ को काटना चालू कर दिया। उसके बाद हमारी जो बस्तियां हैं वो बसने लगी। मैं बात करूं अगर हड़प्पन सभ्यता की है, अब पैलेस्टोसिन पीरियड की अगर मैं बात करूं तो वहां से जो मानव था उसने चलना चालू करा धीरे धीरे। पहले सारी की सारी जो अर्थ थी वो आइस एज में थी, फिर उसके बाद मानव का विकास हुआ, मानव ने आग का निर्माण करा। आग के निर्माण के साथ साथ जो टेम्परेचर है वहाँ से इंक्रीज होता हुआ ही आ रहा है, ठीक है। अब वहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, फिर धीरे धीरे उन्होंने समझा, चीज़ों को समझा, फिर सोसाइटीज़ क्रिएट हुई, फिर महाजनपदाज आए, ठीक है। हड़प्पन सभ्यता को प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में कंसीडर करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके एविडेंसेस हमारे पास ज़्यादा नहीं है। उसकी जो लैंग्वेज है वो भी पिक्टोरियोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, पिक्टोरियोग्राफिक लैंग्वेज है, उसको आज तक साइंटिस्टों ने समझा नहीं है। तो वहाँ से चीज़ें थोड़ी सी आगे बढ़ने लगी। इंसानों ने डेवलपमेंट कैसे करा? पेड़ों को काटने के बाद और धरती पर जितने भी रिसोर्सेज पाए जाते हैं उनके द्वारा डेवलपमेंट करा। मगर अगर आप आज ही सारे के सारे जो रिसोर्सेज हैं उनको कंज्यूम कर लोगे तो आपकी आने वाली जनरेशन के पास क्या बचेंगे? तो इसीलिए फॉरेस्टेशन, आज ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा हमें फॉरेस्ट देखने के लिए मिलते हैं। ब्राज़ील को बोला जाता है, सॉरी ब्राज़ील ही कंट्री है शायद, हाँ ब्राज़ील है साउथ अमेरिका में। तो वहाँ पर जो अमेजोन फॉरेस्ट, आपको नाम सुना होगा अमेजोन फॉरेस्ट, उसको बोला जाता है हार्ट ऑफ द अर्थ, हार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और आपको तो पता ही है फॉरेस्ट ही थे, पेड़ ही थे वो जिन्होंने ऑक्सीजन का निजात करा है हमारे यहाँ पर, हमारी अर्थ पर। ऑक्सीजन बनाने में वही रिस्पॉन्सिबल थे, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन वही रिलीज़ करते हैं। तो हम अगर पेड़ों को, सारे पेड़ों को काट देंगे देन वी विल हैव नो ऑक्सीजन ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, ठीक है। तो इसलिए डिफॉरेस्टेशन कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है जो ग्लोबल वार्मिंग के, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी कार्बन, अब देखिए समुद्र की बात करें, समुद्र को बोला जाता है द पूल ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। ये मतलब हिंदी में बोलते हैं कार्बन को सबसे ज़्यादा अपनी गोद में भरने वाला वो समुद्र ही है, ठीक है। अब समुद्र भी आज के समय में आपने देखा होगा ट्रांसपेरेंट रहे नहीं है, वहाँ पर कचरा इतना मिलता है, ट्रैप्स वगैरह मिलते हैं, ठीक है। और वो बोलते हैं जाले वगैरह, मछली पकड़ने के जाले वगैरह मिलते हैं, पॉलीथीन्स वगैरह मिलती हैं, ठीक है, पन्नियाँ जिन्हें बोलते हैं, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी बोलते हैं, मानव के द्वारा की जाने वाली क्रियाएँ हैं, वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है ना। तो यही सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं। यूज़ ऑफ व्हीकल, आज के समय में हर एक इंसान एक गाड़ी में, लाइक बड़ी लंबी चौड़ी सी गाड़ी है और उसमें एक इंसान बैठ कर ट्रैवल कर रहा है। भाई अगर आपको जाना ही है यू कैन बाय अ स्मॉल कार लाइक मारुति सुजुकी इग्निस ठीक है, मारुति सुजुकी इग्निस बाय कर लो, उसमें चले जाओ, इलेक्ट्रिक गाड़ी का यूज़ कर लो। अब तो इलेक्ट्रिक चल रही है यार। वी फर्स्ट हैव टू थिंक अबाउट आवर सेल्फ और अबाउट आवर प्लेनेट, ठीक है, क्योंकि ये हमारा ही प्लेनेट है। इफ़ वी डू नॉट, कोई भी नहीं सोचेगा, ठीक है। इंडिविजुअल एफर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। कहते हैं ना कि सोच बदलो दुनिया बदल जाएगी। तो यहाँ पर यही चीज़ें हैं कि आपको जो ना व्हीकल्स, अब सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाती है, क्यों चलाती है? वो इसीलिए चलाती है सो दैट कि यू कैन गेट अ कन्वीनियंट ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करना चाहिए। वहाँ पर भी एसी बसेस चल रही हैं। इंडिविजुअली अगर तुम कार बाय कर रहे हो और उसके बाद उसमें एसी का मजा लेते तो यू जस्ट फर्स्ट हैव टू थिंक अबाउट द अर्थ एज वेल एज द योर जनरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर अगला जो पॉइंट आता है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब देखिए ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आज के समय में क्या होता है। अभी देखो समर चल रहा है तो इस समय पर लोग वाग क्या करते हैं पता है, एसी का टेम्परेचर कर लेंगे 9 या 8 या 7 जो भी है, ठंड का मजा लेंगे और रजाई ओढ़ कर सोएंगे। भाई अगर आप एसी चलाओगे, थिंक अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन हु इज़ सफरिंग इन दिस समर, ठीक है, हु हैज़ नो रूफ, उसके सर पर छत नहीं है, ठीक है, उसके सर पर छत नहीं है और रहने के लिए कुछ जगह नहीं है। वो बंदा कहाँ जाएगा अगर आप इतना टेम्परेचर बढ़ा रहे हो? आपको तो पता ही है जो वेंटिलेटर होता है तो वहाँ से गर्म हवा कितनी निकलती है एसी के वेंटिलेटर से, बहुत ज़्यादा निकलती है, बहुत ज़्यादा। इवन वो इंक्रीज़ करते हैं फिर क्या नाम है उसको, टेम्परेचर को, ठीक है। अब
एसी की तो छोड़ो, एसी की तो छोड़ो, माइंड चेंज करने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। फ्रिज को देखो, फ्रिज को देखो आप, फ्रिज भी हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। अब वहाँ पर देखिए, मैं हमारे यहाँ पर फ्रिज नहीं है, वी डू लिव इन दिल्ली एज वेल एज इन आर विलेज, ठीक है। हम अपने गांव में और हमने यहाँ पर भी फ्रिज का यूज़ नहीं करते, है हमारे यहाँ मगर चलता नहीं है, ठीक है, चलाते नहीं है। बट एक्सेप्शनल केसेस है वहाँ पर, ठीक है। रेगुलर जिस चीज़ को हम मतलब कंट्रोल नहीं कर सकते ना, तो उसे रेगुलेट करना चाहिए। ये एक सिद्धांत बहुत बढ़िया सिद्धांत है। अगर आप किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते ना, अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उसे रेगुलेट करना चालू कर दीजिए। उसे रेगुलेट कीजिए अपने हिसाब से, टाइम बनाइए, ठीक है। इसलिए हम अपने फ्रिज, अपना हमारा जो रेफ्रिजरेटर है उसको भी यूज़ करते हैं, तो टाइम बाउंड मैनर में, ठीक है, ज़्यादा नहीं। बाकी हम जो अर्दन पोर्टल है, घड़ा बोलते हैं उसे, घड़े का पानी पीते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगता है, इवन मज़ा आ जाता है बिल्कुल पीने के बाद, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो ना। वाई यू आर वेस्टिंग योर मनी एज वेल एज यू आर ब्रिंगिंग लाइफ ऑफ अदर्स अंडर 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 व्हाट धमकी वाली चीज़ें, ठीक है। मगर कहते हैं ना वो अंडर ब्लैक, ठीक है। अब देखिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आपको बताया कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जब से हमारा जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चालू हुआ, कॉन्टीन्यूसली टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ कर रही है। और आज के समय में टेक्नोलॉजी इतनी इंक्रीज़ कर रही है कि इवन एवरीवन इज़ अडिक्टेड, हर कोई एडिक्टेड हो चुका है टेक्नोलॉजी का, ठीक है। अगर हम अपनी कन्वीनियंट, अपने सहूलियत के हिसाब से यूज़ करें टेक्नोलॉजी को, देन इट इज़ नो हार्म, कोई हार्म नहीं है टेक्नोलॉजी का, ठीक है। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा यहाँ पर भी फोकस करने की ज़रूरत है। अब जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर क्या होता है कि कोयले वगैरह को लेकर आया जाता है, और वहाँ पर जो गैसेस वगैरह हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी, शेल गैस वगैरह, पेट्रोलियम वगैरह, इनका यूज़ होता है किस लिए, किस लिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, ठीक है, जिसको हम यूज़ करते हैं। एट द एंड ऑफ द कंज्यूमर तो हम ही है ना उसके, ठीक है, वो तो प्रोड्यूसर्स हैं। अब वहाँ पर भी हमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। मगर वही है ना, मानव आज के समय में इतना आगे बढ़ चुका है कि वो पीछे नहीं आ सकता अब, ठीक है। मगर जब हम कंट्रोल नहीं कर सकते तो रेगुलेट कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी सारी ट्रीटीज़, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल, आईपीसीसी, तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी इंटर गवर्नमेंटल जो ट्रीटीज़ हैं वो भी बाउंड है, इंटर गवर्नमेंटल जो एफर्ट्स हैं वो भी लिए जा रहे हैं, ताकि इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करा जा सके। एग्रीकल्चर में आज के समय में एग्रीकल्चर भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के। क्यों? क्योंकि मोनोक्रॉप हमें देखने के लिए, सिंगल क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। अगर हम वहीं पर जो इरिगेशन, टाइप्स ऑफ इरिगेशन को अगर हम चेंज करते हैं, आगे हम पढ़ेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी में टाइप्स ऑफ इरिगेशन वगैरह, ठीक है। और क्रॉपिंग सिस्टम को भी पढ़ेंगे। मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम भी होता है, मोनोक्रॉपिंग सिस्टम भी होता है। मोनोक्रॉपन क्रॉप उसको बोलते हैं जहाँ पर सिंगल क्रॉप उगाई जाती है, ठीक है, कल्टीवेट करी जाती है। और मल्टीपल क्रॉप प्रोडक्शन बोलते हैं जहाँ पर एक ही साथ दो दो तीन तीन क्रॉप को प्रोड्यूस करा जाता है। उससे क्या होता है कि जो कार्बन का कॉन्सेंट्रेशन है ना वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता। कार्बन गैस ऐसी ही है हमारे एटमॉस्फेयर में जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के, ग्रीन हाउस इफेक्ट के, ठीक है। अब आगे आता है ओवर पॉपुलेशन। भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है, इवन सिंगल पेरेंट्स हु हैज़ नो सोर्स ऑफ अर्निंग आर प्रोड्यूसिंग व्हाट, प्रोड्यूसिंग मोर, ठीक है। भाई गलत मत समझना, देखो ये सबसे ज़्यादा समझने वाली चीज़ें हैं। इवन दो बच्चे बेटर होते हैं, चाहे वो लड़के हों या लड़की हों, लड़की लड़की हो, लड़का लड़की हो और लड़की लड़के हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें समझने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। अब ओवर पॉपुलेशन भी कहीं ना कहीं जो है ना अब ऐसा हो रहा है कि ओवर पॉपुलेशन के कारण पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है मगर खाने के लिए कुछ नहीं। अफ्रीका में काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर किले की रोटी बनाई जाती है, किले यानी चिकनी मिट्टी की रोटी बनाई जाती है, और उन्हें लोग बाग वहाँ पर कंज्यूम करते हैं, खाते हैं उन्हें। इवन अगर आपने कभी देखा है ये सारी चीज़ें यूट्यूब पर, अगर आप यूट्यूब चलाते हैं, देन यू मस्ट नो दिस थिंग कि आपको ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए, ठीक है। यू मस्ट नो दिस थिंग कि आपको ये सारी चीज़ें देखने के बाद इनके रिगार्डिंग एफर्ट्स लेने चाहिए। आप अगर कहीं शादी ब्याह में जाते हैं, शादी अटेंड करते हैं, पार्टीज अटेंड करते हैं, यू टेक ओनली दैट मच फूड जो आपके लिए रिक्वायर है, जितना आप खा सकते हैं, ठीक है, उतना ही अपनी थाली में लीजिए, प्लेट में लीजिए, ठीक है। अगर अदरवाइज उसको इतना मत लीजिए कि उसको फिर आपको डस्टबिन में डालना पड़े, क्योंकि यहाँ पर हमारे इंडिया में जितना खाया नहीं जाता ना उससे ज़्यादा वेस्ट हो जाता है।
कहीं कहीं तो 2 टाइम की रोटी नहीं और कहीं कहीं पर इतना वेस्ट जा रहा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। वॉल्केनोज कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि गर्मी तो ये भी इमिट कर रहे हैं ना, चाहे वो फिशर टाइप ऑफ वॉल्केनो हो, चाहे वो फिरिंज फिरिंज नहीं, फिशर होते हैं, एक तो फिशर होते हैं, मैं भूल गया दूसरे का नाम, ठीक है, कोन टाइप ऑफ वोल्केनो, ठीक है। और दूसरे काफ़ी सारे टाइप होते हैं कोन में तो, और कैल्डेरा वगैरह होते हैं, ठीक है। कैल्डेरा जो होते हैं वो काफ़ी इरप्टिव वोल्केनो होते हैं। अब वोल्केनोज भी इमिट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे यहाँ पर जब गर्मी बढ़ेगी अर्थ के एटमॉस्फेयर, तो वाटर इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा, और जब वाटर इवेपोरेशन होगा तो ह्यूमिडिटी बढ़ेगी एटमॉस्फेयर में, और ह्यूमिडिटी जब बढ़ेगी सन की रेज वाटर से टकराएंगे तो पानी जो गर्म होगा वो भी हवा को गर्म कर देगा। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि ग्लोबल वार्मिंग में वाटर वेपर्स भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ परमाफ्रोस्ट जो हमारे ग्लेशियर्स हैं सदर्न पोल और नॉर्थ पोल में, तो ये भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी सारे जो ये भी इनको भी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन माना जाता है। काफ़ी कार्बन का जो कंटेंट है ये अपने में दबाए हुए बैठे हैं, ठीक है। अब जो फार्मर्स के द्वारा आग लगाई जाती है अपने गेहूं वगैरह कटाई के बाद, गेहूं चावल की कटाई के बाद खेतों में आग लगा दी जाती है, फिर उसके बाद वहाँ से भी जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है। पॉल्यूशन हमें देखने के लिए मिलता है मोस्टली जो दिल्ली एनसीआर का रीजन है वहाँ पर, ठीक है। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा के जो लोग किसान हैं वो ये सारी चीज़ें करा करते थे। बट इन दिस रिगार्ड टुडे काफ़ी सारे एफर्ट्स लिए जा रहे हैं ताकि इन सारी चीज़ों से टैकल करा जा सके। अब इनके इम्पैक्ट क्या होंगे ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट हैं जैसे कि जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, एवरेज मीन टेम्परेचर बोलते हैं या एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ बोल सकते हैं, ठीक है। अब जो वेदर फिनोमिना हमें देखने को मिलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कहीं कहीं इतनी बारिश होने लग जाती है बहुत ज़्यादा, और कहीं कहीं पर ऐसा सूखा पड़ जाता है बहुत ज़्यादा। आपने अगर आगे हम पढ़ेंगे क्लाइमेट में एल नीनो ला नीना का कॉन्सेप्ट था, वो आपको पता होगा, ठीक है, एल नीनो ला नीना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, तो ये क्या होते हैं वो मैं जब भी बताऊंगा। तो कहीं ना कहीं हमें तूफान देखने के लिए मिलते हैं, ऐसे ही चले आते हैं जिनसे जान माल की हानि होती है, ठीक है। इकोनॉमिक लॉस और सोशल लॉस काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। मेल्टिंग आइस, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ठीक है। सी लेवल इंक्रीज हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, ठीक है। और यहाँ पर एसिडिफिकेशन हो रहा है क्योंकि हमें देखने के लिए मिलता है कि जो एटमॉस्फेयर में जितने भी गैसेस हैं वो जो जब वर्षा होती है एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल भी हैं, जो ऊपर जाकर कंडेंसेशन प्रोसेस होती है, कंडेंसेशन में जब वो डस्ट पार्टिकल हैं तो वहाँ पर गैसेस जो हैं वो क्या है, एसिडिक गैसेस हैं, तो वो जब समुद्र में आकर मिलते हैं तो समुद्र का एसिडिफिकेशन होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। एडवर्स इम्पैक्ट ऑन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, कभी जब पेड़ कट जाते हैं, पेड़ पर घोंसले वगैरह होते हैं, नेस्ट वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर पक्षियों के रहने के लिए जगह नहीं है। कोई पेड़ों को काट कर अंदर रह रहा है पेड़ों के, कोई पेड़ों के नीचे रह रहा है, रैट वगैरह, रैबिट वगैरह। आज के समय पर रैबिट देखने के लिए कहाँ मिलते हैं रैबिट। तो यही सारी चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत है, थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि हम दूसरों की जो सब है ना, सब बोलते हैं एक डेड बॉडी, उनकी हिंदी में बोलते हैं कॉलेक्टिव लैंग्वेज हमारे यहाँ पर दूसरों की लाश पर हम अपनी इमारतें खड़ी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें सोचने की ज़रूरत है थोड़ी सी, और यहाँ पर हमारे जो एफर्ट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव डायरेक्शन में होने चाहिए, और सोशियो इम्पैक्ट भी देखने के लिए मिलते हैं और इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। क्योंकि आज अगर हमने कुछ गवा दिया तो आगे चलकर हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये थी ग्लोबल वार्मिंग पूरी की पूरी, मैंने आपको बता दी है। इस तरीके से आपके बुक में नहीं दी हुई है, आई नो, बट अगर आप उसे ही पढ़ेंगे ना, कॉजेज और इफेक्ट्स तो मैंने आपको बता ही दी है। अगर आप अपनी बुक की भी पढ़ेंगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत मिल जाएगी कि हाँ, जो भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा ना तो आप उसे डायरेक्टली लिख ही आएंगे। यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए, कन्वेक्शन इसे बोलते हैं। जब ये नीचे के पार्टिकल्स होते हैं ये ऊपर के पार्टिकल्स को गर्म करते हैं, क्योंकि हीट का जो ट्रांसफ़र होता है यहाँ पर डेंसिटी कम होगी, यहाँ पर डेंसिटी कम होगी और यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी की तरफ वाटर फ्लो करता है ना, तो इसी को बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। गर्म पानी हमेशा ठंडे पानी की तरफ मूव करेगा और ठंडा पानी नीचे की तरफ, गर्म पानी की तरफ। तो यही सारी चीज़ होती है, इसी को बोलते हैं कन्वेक्शन। समझ में आगे पढ़ा रहा हूँ ना, तो उसमें आने वाला है थोड़ा सा, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हीट बजट की। व्हाट इज हीट बजट? सिंपली देखिए, ये आपकी जो है ना इंसोलेशन की डेफिनेशन है सिंपली, ठीक है। अब देखिए हमारे यहाँ पर, हमारी धरती पर जो है, देखिए ये समझिए आप,
हम ये हमारी धरती की लैंड है, ये हमारी धरती की लैंड है, यहाँ सूर्य है, सूर्य से ये सारी की सारी किरणें जो है ना हमारी धरती पर आ रही हैं, ठीक है, हमारी धरती पर आ रही है ना, ये समझ में आपको बात। अब धरती जो है वो गर्म हो जाती है, सिंपल। आपने देखा होगा समर में जो ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं, ट्रॉपिकल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये वाले ये होते हैं ट्रॉपिकल रीजन, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जाते हैं, ठीक है। और ये होते हैं टेम्परेट रीजन, जहाँ पर हमें टेम्परेचर जो है ना कहीं कम देखने के लिए मिलता है, और यहाँ तो परमानेंटली फ्रोज रहते हैं, इसको बोलते हैं परमाफ्रोस्ट, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर समर में आपने देखा होगा ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो यहाँ पर इंसोलेशन सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जो सन है, देखिए एक मिनट, जो ये सन है, ये सन की जो रेज हैं वो डायरेक्टली यहाँ पर पड़ रही है। इंसोलेशन मैंने आपको बताया पिछली क्लास में कि डायरेक्ट यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंसोलेशन हो रहा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस लार्ज है, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस लो है। जहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस लार्ज होगा वहीं पर इंसोलेशन सबसे ज़्यादा होगा और सबसे कम एरिया में होगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। तो यहाँ पर जब सबसे ज़्यादा हीट यानी इंसोलेशन हो रहा है, तो यहाँ पर जो अर्थ का जो मास है यानी कॉन्टिनेंटल मास है वो सबसे ज़्यादा हीटअप होगा ना, होगा, ठीक है, समझ गए आप। अब यहाँ पर समर में दिन के समय तो ये हीट अप हो जाता है, पूरा का पूरा हीट अप हो जाता है, सारी चीज़ें गर्म हो जाती हैं। रात को क्या होता है फिर? रात को तो सूर्य नहीं है भाई, एटमॉस्फेयर बिल्कुल साफ हो जाता है। एटमॉस्फेयर जब साफ हो जाता है, सूर्य नहीं है, तो बाहर निकलेंगे तो गर्माहट नहीं है, मगर फिर भी हमें गर्माहट देखने के लिए मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो गर्म है ना, धरती जब गर्म होती है, ये देखिए, ये मास जब गर्म होता है, ये कॉन्टिनेंटल मास जब गर्म होता है, फिर ये जो अपनी हीट है वो रेडिएट करता है, इसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब ये भी हीट दे रहा है, दिन में यहाँ से आ रही है, रात में यहाँ से जा रही है, ठीक है। अब ये तो बात समझ में आ गई, इसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, सिंपल सी चीज़। अब ये जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, ये इसका भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है, अभी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है इसका। अब देखिए यहाँ पर जो एनुअल मीन टेम्परेचर है ना अर्थ का, वो सेम रहता है। क्यों? क्योंकि कुछ धरती पर इंसोलेशन होता है, सूर्य से किरणें आती हैं, मगर कुछ धरती अपने आप से भी इमिट करती है। कहाँ से? जहाँ पर सबसे ज़्यादा इंसोलेशन होता है, ट्रॉपिकल एरियाज में इंक्लूडिंग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर और कैंसर, ठीक है, कैंसर के पास, ठीक है। अब यहाँ पर यही चीज़ें मदद करती हैं, क्योंकि पोल्स पर, अगर पोल्स की हम बात करें तो यहाँ पर तो ज़्यादा सन की रेज जा ही नहीं पा रही हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कम होता है, यहाँ पर ज़्यादा होता है, इस जगह पर ज़्यादा होता है। जब इस जगह पर जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा और यहाँ पर कम होगा, आपको मैंने बताया, क्या बताया मैंने आपको, कि जो टेम्परेचर है और जो भी कुछ भी चीज़ें होती हैं, गर्म से ठंडी की तरफ जाती हैं और ठंडे से गर्म की तरफ आती है ना। अब धरती पर भी तो यही सारी चीज़ें होती हैं, इसको बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। अब कन्वेक्शन करंट को काम में लाने वाले एक तो ओशन करंट्स हो जाती हैं। अब ओशन करंट्स में क्या होता है? अप वेलिंग होती है, डाउन वेलिंग होती है, ठीक है, पानी की। वो भी तो गर्म पानी को, क्या नाम है, जो ठंडा पानी होती है उसकी तरफ लेकर जाती हैं और ठंडे पानी को गर्म पानी की तरफ लेकर आती हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था पीछे वाली क्लास में ओशन करंट्स जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पर बताया था। और ऐसे ही विंड्स का काम होता है, विंड्स भी पानी को, ओशन करंट्स के जो ओरिजिनेटर कहलाती हैं विंड्स, तो ओशन करंट्स को ओरिजिनेट करती हैं। और हवा जो टेरेस्ट्रियल कॉन्टिनेंटल मास पर ब्लो करती है, तो वहाँ पर जो गर्म हवा जो होती है, जो यहाँ पर बह रही है गर्म हवा, वो यहाँ से गर्म हवा जो है वो ठंडी हवा की तरफ जाएगी, और ठंडी हवा का ये जो यहाँ पर ठंडी हवा का स्थान जाकर घेर लेगी ना, ठंडी हवा ऊपर उठेगी और ये सीधे यहाँ जाएगी। मतलब ऐसे नहीं होता, यहाँ पर गर्म हवा है, ये ऊपर गई, अब ये ठंडी हवा की तरफ जाएगी, अब सीधा ठंडी हवा यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर आने के बाद ये, क्योंकि यहाँ पर स्पेस खाली, ये ऊपर उड़ जाएगी, ये साइकिल बन जाता है पूरा का पूरा, ठीक है। ठंडा गरम की तरफ, ठंडा गरम की तरफ, गरम ठंडे की तरफ, ऐसा ही होता है, ठीक है, ऐसा ही होता है। तो इससे क्या हो रहा है, एक तरीके से क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम क्रिएट हो रहा है ना, इक्विलिब्रियम क्रिएट यानी समानता स्थापित हो रही है ना। तो यही होता है बजट। अब सिंपल बजट की अगर बात करूँ तो देखिए,
हमारे भी क्या नाम है, हमारे इंडिया में क्या होता है, बजट को प्रस्तुत करा जाता है 1 फरवरी को, ठीक है। 1 फरवरी को जब बजट को प्रस्तुत करा जाता है तो वहां पर दिखाया जाता है कि एक्सपेंडिचर कितना है और रेवेन्यू रिसिप्ट कितनी है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट। अगर उनमें कोई भी मिसमैच हो जाता है ना, कोई भी मिसमैच हो जाता है उसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। ये इकोनॉमिक टर्म है, ठीक है, इकोनॉमिक टर्म है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी होता है। अब ये नहीं कि जो मैंने आपको बताया कि ये सारी चीज़ समान रहेंगे, नहीं, उसके लिए टेम्परेचर जो है ना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रहना चाहिए। मगर आज के समय में ग्लोबल वार्मिंग उसको कहीं ना कहीं हिला कर रख रही है, इसको कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉक्ट कर रही है और टेम्परेचर हमें हर जगह ही ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन समझ में आ गई, इन एनुअल मीन टेम्परेचर समझ में आ गया, अर्थ का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जो हर जगह पर सेम रहेगा, मतलब वो अपने आप को बैलेंस कर रहेगी, अर्थ बैलेंस कर रखती है ताकि कुछ भी चीज़ें इधर से उधर ना हो जाए। देखिए एक और चीज़ है, एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूँगा कि देखिए आप अगर ये सोच रहे हैं कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो अर्थ अपना बैलेंस कैसे बनाएगी, पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है। मगर देखिए जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है ना, हमने अगर हमारे साथ डायनासोर और अदर एनिमल्स अगर हमारे साथ रहते ना और हमारी पॉपुलेशन बढ़ती रहती तो दोनों में से एक ही सर्वाइव करता। मगर आज के समय में ह्यूमन सर्वाइव कर रहे हैं और जो अदर एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग लायंस, इंक्लूडिंग अदर बर्ड्स, इंक्लूडिंग अगर एक्सटिंक्ट जो एनिमल्स थे डायनासोर्स एंड ऑल और राइनासोर्स वगैरह, आज इनकी पॉपुलेशन इतनी कम है, बहुत ज़्यादा। वो क्यों? क्योंकि ह्यूमन अपना स्पेस इंक्रीज कर रहा है और इनके लिए स्पेस कम हो रहा है। अब अर्थ को तो बैलेंस बनाना है, अगर ह्यूमन को रहना है तो एनिमल्स को जाना होगा, एनिमल्स को रहना है तो ह्यूमन को जाना होगा। तो इसलिए अर्थ अपना बैलेंस बनाकर रखती है। अभी टर्की में एक वो आया था भूकंप, अर्थक्वेक आया था, वहाँ पर 10,000 से ज़्यादा लोगों की जान गई। वो क्यों? क्योंकि अर्थ को बैलेंस बनाना है। अर्थ ये नहीं देखती कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, अर्थ ये देखती है कि वेदर आई शुड क्रिएट अ बैलेंस और नॉट, क्या मुझे बैलेंस क्रिएट करना चाहिए। अगर बैलेंस क्रिएट नहीं करेगी तो सुनामी आ जाएगी, तहलका मच जाएगा, ठीक है। अब इस बजट को, इस चीज़ को जो अपनी जो हीट अर्थ है अपनी जो हीट को बैलेंस कर रखती है तो इसको बोलते हैं हीट बजट। अपनी हीट को हर जगह पर एक समान तरीके में रखती है। अगर पोल्स पर कम हीट होनी चाहिए तो वहाँ पर कम रहेगी, इक्वेटर पर और ट्रॉपिकल जो रीजन है उन पर ज़्यादा हीट होनी चाहिए तो वहाँ पर ज़्यादा हीट रहेगी, उसको बोलते हैं हीट बजट, ठीक है। अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर डायग्राम को समझ लेते हैं। सिंपल सी चीज़, आपके जो बुक में एक डायग्राम दे रखा है वो भी सेम ही है, आप इसे बना देंगे अगर एग्जाम में। परमिटेड है, कुछ भी बना सकते हैं, आपकी बुक का बना सकते हैं, इसे बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आई 100% रेडिएशन, ठीक है, जहाँ से कुछ तो स्पेस में ही स्कैटर्ड हो गई, 7%, ठीक है। और कुछ क्लाउड से टकराई तो क्लाउड का कुछ एल्बिडो होता है, रिफ्लेक्शन रेट होता है, तो यहाँ से कुछ रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। अब जब नीचे आई तो कुछ अर्थ पर ऐसे ऑब्जेक्ट होंगे जो रिफ्लेक्ट कर देंगे तो वो 6% यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, 30% यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। अब अर्थ ने जो ऑब्जर्व करा वो कितना है, एब्जॉर्ब करी अर्थ ने 47% हीट एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है। इसके बाद जो अदर गैसेस यहाँ पर बचेंगे, अदर गैसेस यहाँ पर थी लाइक आर्गन वगैरह, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा तो नाइट्रोजन पाई जाती है, उसके बाद ऑक्सीजन आती है और फिर जो अदर जो गैसेस है वो आ जाती हैं। अब वाटर वेपर पाई जाती हैं, डस्ट पार्टिकल पाए जाते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेंगे 23%। इन्होंने ऑब्जर्व कर पूरा का पूरा हीट जो सोलर रेडिएशन थी यहाँ पर एब्जॉर्ब हो गई और कुछ रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर 47% यहाँ पर अर्थ ने एब्जॉर्ब कर लिए, ठीक है। दिन में ये सारी चीज़ें हुई। अब रात में क्या होगा, रात में ये जो 47% है ना इसको मान लीजिए 100%, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, जितनी अर्थ ने एब्जॉर्ब करी है ना उसको अब रेडिएट करेगी अर्थ। पहले तो सन रेडिएट हो रहा था, रेडिएशन आ रही थी सन की, अब अर्थ की रेडिएशन निकलेंगी, सन से आती है शॉर्ट वेव लेंथ में, ठीक है, और अर्थ रेडिएट करती है लॉन्ग वेव लेंथ में, ठीक है, लॉन्ग वेव लेंथ, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको हमेशा। अब देखिए, अब अर्थ ठंडी होने के लिए ऊपर जितने भी हवा होगी उसको अपने कांटेक्ट में लेकर आएगी, अपने जितना टेम्परेचर बनाएगी, ठीक है। अर्थ का अगर 40 है तो हवा का जो होगा ऊपर, इसकी हवा जो बह रही है सतह के ऊपर, हवा जो बह रही है उसका भी 40 बनाएगी, ठीक है, रेडिएट करेगी। अब कंडक्शन हो रहा है वो 7% हो रहा है,
ठीक है। इसके ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे हीट अप हो जाएंगे। कंडक्शन देखिए, ये समझिए आप, कंडक्शन, ठीक है, ये वाला इसको बोल रहा हूँ मैं, कंडक्शन, ठीक है। इसके ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं इसके साथ, अर्थ के साथ लगे हुए, सब हीट अप होंगे, सब हीट अप होंगे, दीवारें वगैरह सब हीट अप हो जाएंगे, ठीक है। अब लेटेंट हीट है वो 24% रहेगी, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशन 6%, सारी की सारी यहीं एब्जॉर्ब कर ली जाएंगे, जिसमें से जो रेडिएट हो जाएंगी क्लाउड से 20% और 10% ऊपर चली जाएंगी अर्थ स्पेस में। तो ऐसे ही अर्थ अपना टेम्परेचर जो है वो इक्वल बना कर रखती है। ये होता है पूरा का पूरा हीट बजट, न ज़्यादा न कम, न ज़्यादा न कम, न ज़्यादा न कम, न कम न ज़्यादा, ठीक है। यही सारी चीज़ें अर्थ करती है, किसके साथ, अपने जो टेम्परेचर है उसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, क्योंकि लाइफ को तो सर्वाइव करना ही करना है। मगर अगर तुम ज़्यादा ही डंडे बजाओगे, तुम ज़्यादा ही वो है जो फॉसिल फ्यूल है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको कंज्यूम करोगे और तुम अपनी तरफ से अपने एफर्ट लगाओगे कि अर्थ का टेम्परेचर और इंक्रीज हो, तो भाई वो तो होगा, फिर लाइफ सस्टेन नहीं कर पाएगी ना। ऐसे ही इंक्रीज होता रहा ना टेम्परेचर, तो अ डे विल कम व्हेन देयर विल बी नथिंग ऑन अर्थ, कुछ भी नहीं बचेगा अर्थ पर। आज के समय में काफ़ी ज़्यादा जो मिसाइल वगैरह हैं, परमाणु बम वगैरह हैं, एटॉमिक बम, हाइड्रोजन बम, काफ़ी सारे यूज़ करे जा रहे हैं, उनसे हीट नहीं निकलती क्या? बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। क्योंकि अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जो, मतलब मान लो यूनिक प्लेनेट है, अब क्या बताऊँ मैं इसके बारे में, आप इतना समझ लो आप, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हमें यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। अभी हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने COP27 हुई थी शायद, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27, ये क्लाइमेट समिट थी एक, उसमें कार्बन न्यूट्रलाइजेशन का एक शपथ ली थी कि हम 2070 तक ज़ीरो कार्बन एमिशन, जितना खर्च करेंगे उतना ही हम, मतलब जितना हम कार्बन को यूज़ करेंगे ना उतना ही हम कार्बन को इमिट करने के एफर्ट लगाएंगे, ठीक है। अगर हमने 10% कार्बन को यूज़ करा है तो हम 10% सोलर पावर लगाएंगे, ताकि हमारा जो कार्बन का जो एमिशन का जो रिज़ल्ट है ना वो जीरो रहे, ठीक है। तो यहाँ पर 2070 तक ये है कि हम जो है ना कार्बन न्यूट्रलाइज कंट्री बन जाए, ठीक है, एक न्यूट्रल कंट्री बन जाए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर रिसेप्शन ऑफ इंसुलेशन ऑन अर्थ इज सब्जेक्ट टू द लैटिट्यूड। यही मैंने बताया कि जो ट्रॉपिकल रीजन पर है उस पर ज़्यादा इंसुलेशन होगा, इसलिए यहाँ पर सरप्लस रहता है, सरप्लस हीट रहती है, ठीक है। और जो पोलर रीजन्स हैं यहाँ पर कम आती है, तो इसलिए यहाँ पर डेफिसिट हीट रहती है, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए जो हमारे एजेंट्स हैं, जैसे कि विंड, ओशन करंट्स, ये कहीं ना कहीं मेंटेन करने में हमारी अर्थ की मदद करते हैं, हीट को हर जगह पर एक समान सिचुएशन बनाकर रखते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस, ठीक है। देखिए हीट ये है कि देखिए गर्मी में क्या होता है कि गर्मी के समय में जब बे ऑफ बंगाल ज़्यादा हीटअप हो जाती है ना, और अरेबियन सी ज़्यादा हीटअप हो जाता है, हमें जो है ना वहाँ पर तूफान वगैरह देखने के लिए मिलते हैं। अभी हमें देखने के लिए मिल रहा है बे ऑफ बंगाल में मोच नाम का एक तूफान, हमें साइक्लोन हमें देखने के लिए मिल रहा है। बे ऑफ बंगाल शायद अरेबियन सी में हमें देखने के लिए मिल रहा है ये इस समय पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, और थोड़ा सा न्यूज़ के साथ भी कनेक्ट रहिए तो और ज़्यादा आपको आसान लगेगा ज्योग्राफी पढ़ने में, ठीक है। तो ये थी क्लास पूरी की पूरी आपके 10th चैप्टर पार्ट 2, जिसमें मैंने आपको काफ़ी डिटेल में समझा दिया है कि व्हाट हीट बजट क्या होता है और ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जब हम ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना, देन वी विल रीड क्लाइमेट के बारे में जब पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी बस पेशेंस बनाकर रखिए, कॉन्टिन्यूसली आपको वीडियो मिलने वाली है अब तो, ठीक है। तो मज़े कीजिए लाइफ के, पढ़िए और खुश रहिए बस, ठीक है, खुश रहिए, इतना ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि 4 दिन की ज़िंदगी, फिर इसके बाद अंधेरी रात है, ठीक है। चलिए मिलता हूँ आपके साथ दोबारा से अगली वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन, एक और नई जानकारी के साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग, तड़कती भड़कती, मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो कर दीजिए लाइक, ताकि ये सबसे ज़्यादा अपने उन दोस्तों तक पहुंचाइए जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। और लाइक करोगे तो इसको सबसे ज़्यादा रीच मिलेगी और ये उन दोस्तों तक खुद ही पहुंच जाएगी, ठीक है। तो इसलिए अभी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। टेलीग्राम पर आप जुड़ सकते हैं और फेसबुक पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं और यूट्यूब पर जुड़ सकते हैं, ठीक है।
तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।